के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्रीधर शिवराम सर, बहुत स्वागत है आपका 18 थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया है और हमेशा आपसे बात करना बहुत एक प्लेजर का विषय होता है। मैं आज आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये समझना चाहता हूं, क्योंकि बाजार में काफी इस वक्त नेगेटिविटी फैली हुई है। अर्निंग्स को लेकर भी तमाम चीजें हैं, एआई ने आईटी सेक्टर की हालत खराब कर रखी है। इस वक्त आप मार्केट को कैसे देखते हैं? क्या वाकई इतनी परेशानी है या कुछ ज्यादा ही हमने उसको इमेजिन कर लिया है? तो मैं ये डेटा ऑलवेज मैं शेयर करता हूं कि अगर आप निफ्टी का डेटा देखें तो कैलेंडर ईयर पिछले 10 साल से हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। ये शायद पहला साल होगा जहां हमें नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। ये इटसेल्फ ये एक रिकॉर्ड है। तो मैं 92 से मार्केट फॉलो कर रहा हूं और मेरे पहले 10 साल में 5 साल नेगेटिव थे। अगर आप 94 टू 2003 देखें, मार्केट ने कुछ नहीं किया था, फिर भी ओवर अ पीरियड हमने अच्छी रिटर्न दी हैं। और अभी ऐसा हो गया है कि हमें हर साल रिटर्न चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस रिटर्न की इतनी बढ़ गई है कोविड के बाद कि हम एक भी नेगेटिव ईयर जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें, ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाइप के बहुत नज़दीक चल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ज़्यादा दूर नहीं है। और उसकी CAGR आप 5 साल की देखें, मिड कैप CAGR ऑलमोस्ट 18-19% है। हाँ, जो इशू आ रहा है वो है लार्ज कैप जो है निफ्टी लेवल पे पिछले 2 साल में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आई है। तो ये एक साइकिल होता है मार्केट में, हर साल आपको रिटर्न मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जब रिटर्न्स मिलते हैं तो वो एक साथ आपके पिछले जो भी है एडजस्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही है, हम वही उस दौर से चल रहे हैं अभी जहाँ पर एक अर्निंग्स रिलेटेड इशू है लार्ज कैप स्टॉक्स में, और वो थोड़ा अभी कंसोलिडेट हो रहा है। बिल्कुल, और मार्केट ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि एक फ्लैट लाइन की तरह ग्रो करे। निश्चित तौर पे आपने जो बात कही कि कोविड के बाद जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनको हर साल रिटर्न चाहिए और वो संख्या काफी बढ़ी है। सर, एक कंसर्न जो बाजार को थोड़ा परेशान करने वाला है, यूएस ईरान की वॉर रह रहकर वो एस्केलेट होती है। स्टेटमेंट्स आते हैं दोनों तरफ से। आज भी एक नया स्टेटमेंट आ गया, स्कॉट बेसेंट भी अब इसमें कूद पड़े हैं स्टेटमेंट देने के वॉर में। वो कितनी बड़ी परेशानी है, या फिर अब वो धीरे धीरे वो फेड होती जाएगी जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर हो गया है? नहीं, ये एक्चुअली परेशानी है। रशिया यूक्रेन वॉर एटलीस्ट हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा था टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसमें क्या है कि हमारी क्रूड गैस की सारी रिक्वायरमेंट या बहुत लार्ज परसेंटेज रिक्वायरमेंट की हमारी इस साइड से आती थी, GCC कंट्रीज से आती थी। और अगर क्रूड प्राइस ऊपर जाता है तो उससे डायरेक्टली हमें फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी को। आई वुड से GCC कंट्रीज़ को छोड़ के अगर सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज इस वॉर का आप किसी कंट्री का लें तो हम उसमें टॉप में आएंगे, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंस है इस पर काफ़ी हाई है। ये भी एक कारण है कि हमारी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट इससे काफ़ी होता है। तो मेरे हिसाब से ये वॉर जब ख़त्म होगा और क्रूड प्राइसेस अगर नीचे आएंगे तो हमारी इकोनॉमी को और हमारे मार्केट को इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो वो भी एक रीज़न है कि हमारी मार्केट इस समय जो है बिना डायरेक्शन के चल रही है। जो लार्ज कैप स्पेस देखें तो हम वही एक छोटे से 2000 पॉइंट के रेंज पे हम घूम रहे हैं, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन के लिए अर्निंग्स भी वैसा हमको नहीं मिल रहा है, या अर्निंग्स आउटलुक भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि यहाँ से चले। तो जो बाहर के निवेशक हैं जिसको FII बोलते हैं, उनको और ऑप्शंस हैं दूसरे कंट्रीज में जहां अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो इसके लिए हम लास्ट 2 साल में अगर आप देखें तो FII सेलिंग जो है बहुत हाई हुई है। ये एक कारण है कि हमारी अर्निंग्स जो है थोड़ी बिलो नॉर्मल चल रही है, और बाकी कंट्रियों में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। सर, एक सवाल इसी पे अर्निंग्स पर, क्योंकि कल हमने एक रिपोर्ट देखी, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया पर अंडरवेट है उनके एनालिस्ट मोस्टली। क्या अर्निंग्स एक रीजन है? निश्चित तौर पर क्या अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट अब रिसेंट क्वार्टर में, 1-2 क्वार्टर में आप देख रहे हैं, या फिर अभी इसमें वक्त लगेगा थोड़ा? सो अर्निंग्स ही सब कुछ है। अर्निंग्स से ही स्टॉक्स में रिटर्न आती हैं। हो सकता है इन अ शॉर्ट टर्म कोई स्टॉक बिना अर्निंग्स के चले बिकॉज देयर दूसरी कोई स्टोरी बन रही है, बट ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, ऑन अ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, बिना अर्निंग्स के मार्केट चल ही नहीं सकती है। तो और हमारा जो क्लेम टू फेम इंडिया का था कि हम हाई ROE एंड प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ,
कि आपको 15% अर्निंग्स ग्रोथ तो मिलेगा ही, और कोई अच्छे साल हुए तो आपको 20 भी मिल सकता है। इसके लिए हमारी जो पी है, जो हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग्स, वो ऑलवेज हाई रही है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल में ये जो हमारी एक प्रेडिक्टेबिलिटी थी वो कम हुई है। इसमें काफी कारण हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो इसके कारण ही एफआईआईज सेल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अर्निंग्स बेटर हुई है जो पिछली क्वार्टर जो अभी गई है, फिर भी उसमें जो लार्ज कैप हम देखें उसमें अभी भी उतनी एक्साइटमेंट नहीं है। जो मिड कैप की अर्निंग्स है बहुत स्ट्रांग रही हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं कि मिड कैप की जो इंडेक्स है अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफआई वहाँ पे निवेश ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी कम रहती है। एफआई की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादातर लार्ज कैप में रहती है, निफ्टी या एमएससीआई में जो स्टॉक्स रहती हैं उसमें रहती है। तो वहाँ पे अभी भी अर्निंग्स की ग्रोथ वो लेवल पे नहीं पहुंची है। होपफुली अगले 2 क्वार्टर में पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल सर, अर्निंग्स की ग्रोथ की बात आपने की, जो हमारी स्टेबिलिटी थी कि स्टेबल रिटर्न 15-18% का मिलेगा, क्या वो जो स्टेबिलिटी खत्म हुई है उसमें आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है क्योंकि डिसरप्शन काफी वहां देखने को मिला एआई की वजह से, और ओवरऑल आईटी सेक्टर पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो हम तो पर्सनली मैं 2 साल के ऊपर से मैं यही बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर एक चैलेंजिंग दौर पे है, क्योंकि एक तो डिसरप्शन है और दूसरा उनकी इससे अर्निंग्स जो है और उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, जो हमने देखा भी। अगर आप पिछले 18 महीने के रिजल्ट्स भी देखें तो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पे चल रही हैं। मोर देन दैट, ये जैसे मैंने काफ़ी बार बोला है कि ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज टोटली ख़त्म हो जाएंगी या कुछ होएगा। इनके टर्मिनल वैल्यूज कम होते हैं, मतलब आपको पता नहीं है कि 10 साल के बाद इनकी अर्निंग्स कैसे होगी, तो उसकी एक टर्मिनल वैल्यू होती है, वो कम हो रही है। और दूसरी ये है कि डिसरप्शन के कारण इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ी चैलेंज हो रही है। तो हमारा व्यू यही है कि इसमें कुछ कंपनीज विनर्स होके आएंगी, कुछ कंपनीज स्ट्रगल करेंगी। एट दिस स्टेज वेरी डिफिकल्ट कि मैं अभी आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इसमें कौन विनर होगा, कौन स्ट्रगल करेगा। तो ब्रॉड मेरा व्यू है कि आईटी सेक्टर पे अंडरवेट या जितना कम रख सकें उतना अच्छा है। मेरा तो व्यू है कि 0 ही रखना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटी मिड कैप कंपनीज अच्छा करें, वो स्किल लेवल अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं ब्रॉड इंडेक्स लेवल पे बता रहा हूँ। एंड मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी चेंज होगा। ये डीरेटिंग इवेंट इसको मैं बोलता हूँ कि स्टॉक जो 25 टाइम पी पे चल रही थी अभी 15 पे आ गई। अगर आप यूएस कंपनीज को देखें, सिमिलर कंपनीज वो सिंगल डिजिट पी पे चल रही हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनीज भी सिंगल डिजिट पी पे जाएं। मैं ऑलवेज एग्जांपल देता हूँ कि मीडिया सेक्टर जिसका आप अच्छा ट्रैक करते हैं, तो अगर वो कंपनीज देखें कि 5 साल पहले ओटीटी का उनका इम्पैक्ट आया था, वो इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि वो कंपनीज खत्म हो गई हैं, वो आज भी हैं, लेकिन वो सब सिंगल डिजिट पी पे आ गई हैं क्योंकि ओटीटी ने इम्पैक्ट किया है उनको। तो वैसा ही एक इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा जो एक डीरेटिंग इवेंट बोलते हैं। तो इसको एग्जैक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है, विच इज़ वाई मैं ब्रॉड व्यू कि अंडरवेट बेटर है। बिल्कुल सर, एक और सेक्टर जिसका बड़ा वेटेज है आईटी के बाद फाइनेंशियल्स का है, और उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, वो ये है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा लगाड़ रहा है। पीएसयूज काफी अग्रेसिव होकर निकल कर आए हैं, खासकर एचडीएफसी लगाड़ होने की वजह में सबसे आगे है। आपका नजरिया इस वक्त इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या है, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक की कॉम्पिटिशन पर? तो एक्चुअली मैं डिफ्रेंशिएट भी नहीं करूंगा। मेरा एक जनरल एक इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है कि जब कंपटीशन बहुत एग्रेसिव हो तो आप शेयर होल्डर ना होके आप कंज्यूमर रहेंगे तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो आज बैंकिंग सेक्टर में वैसा ही कुछ हम देख रहे हैं कि अगर आप पीएसयू बैंक्स देखें, होम लोन आज वो 7% पे होम लोन दे रहे हैं। आपको अगर नई गाड़ी खरीदनी हो तो ऑटो लोन वो 745, 750 पे दे रहे हैं। ये रेट्स बहुत कम बार इतने लो हुए हैं। मैं अभी बोल रहा था कि रघुराम राजन जी बहुत खुश होंगे क्योंकि वो चाहते थे कि रेट कट का ट्रांसमिशन कंज्यूमर तक पहुंचे। बहुत सालों के बाद दिख रहा है क्यों ये कंपटीशन के कारण पहुंचा है। अनफॉर्चुनेटली इससे क्या होता है कि
ये प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है। तो आप पीएसयूज के भी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो भी इम्पैक्ट हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो इस सेगमेंट से काफ़ी पैसा बनाते थे उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी जल्दी चेंज होगा। तो अगर आप ये जस्ट खाली ये दो सेगमेंट लें, ये रिटेल सेगमेंट के ऑलमोस्ट 50% है, 45% इज ऑटो एंड मॉर्गेज कंबाइंड, जहाँ पे ये वेरी सिग्निफिकेंट कंपटीशन हम देख रहे हैं। पिछले 4 साल में प्राइवेट सेक्टर ने मॉर्गेज में 15% मार्केट शेयर खोया है और ऑटोज में करीब 10-11% खोया है, प्रिडोमिनेंटली टू द पीएसयूज। तो ब्रॉड मेरा व्यू यही है कि जो मार्जिन है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इस पे एक प्रेशर है। पीएसयूज काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें 1% आरओए मिल रहा है ये सब बिजनेसेस से, तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमारा तो एम ही 1% आरओए और हमारा वो मीट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली द आस्क फॉर अ प्राइवेट सेक्टर, वो आरओए एटलीस्ट 1.5-2% है, तो उनके लिए ये बैठता नहीं है। तो वो दे आर सीडिंग मार्केट शेयर एज वी से। तो ये एक बड़ा इशू है, प्लस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडी रेशियो, काफ़ी और भी चैलेंजेस आ गए हैं इसमें। तो ब्रॉडली मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अंडरवेट रहूंगा इस पे। बिल्कुल। सर, समय की हालांकि कमी है, लेकिन 2 क्विक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो आप सेक्टोरल अगर मैं समझना चाहूँ तो कौन से सेक्टोरल इंडाइसेस पर आप बुलिश हैं, कौन से सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं यहाँ से, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ईयू के साथ हमारी एक डील भी हो रही है, एफटीए भी अब लागू हो रहा है उसका, और दूसरा अर्निंग्स जो हम देख रहे हैं उसको देखते हुए। सो मैन्युफैक्चरिंग इज अ क्लियर विनर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई भी स्पेस ले लें, आपने ईयू का बताया, वहाँ भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग देखें तो उनकी बहुत आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, केमिकल्स ले लीजिए, सीडीएमओ ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, ये सब में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मैं लास्ट 2-3 दिन में भी बहुत सारी कंपनी से मिला, आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। हाँ, पर मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि इन काफ़ी कंपनीज में वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गई हैं इसमें, बट इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मतलब अगर आप अपना होमवर्क करें तो इसमें एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि ये लीनियर नहीं होती इनकी अर्निंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन का इशू होता है। ये हर क्वार्टर 15 या 20% या 25% वाली कंपनियां नहीं हैं, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। पर यहाँ पे स्ट्रक्चरली अगर आप 4-5 साल का व्यू लें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं